अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और आप और मैं यहाँ पे मिलकर पढ़ रहे हैं एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स। इतनी बातें हमने जब एसिड्स और बेसिस की तो हमने सोचा क्यों ना सॉल्ट्स की तरफ भी चलें। खैर, उसकी भी हमने बहुत बातें की और हमने प्रिपरेशन भी देखी कि सॉल्ट्स को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। मजीद कॉन्सेप्ट्स पर जाने से पहले आज थोड़ी सी क्वेश्चनिंग का सेशन करेंगे और उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारी बुक के टेस्ट योरसेल्फ 10.4 में गिवन है। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ और उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं डिस्कस। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करने लगे हैं कुछ क्वेश्चनिंग की। इतने कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े और आपने देखा कि जब भी हमने एसिड्स पढ़े, जब भी बेसिस पढ़े, हमने हमेशा उसमें क्वेश्चनिंग का सेशन लाजमी इंक्लूड किया है। आज भी हम अपनी क्वेश्चनिंग का सेशन इंक्लूड करेंगे जब हम पढ़ने लगे हैं सॉल्ट्स को। सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, सॉल्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के तरीके पढ़ लिए, तो आज थोड़ी सी उस पर क्वेश्चनिंग भी कर लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारा सॉल्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। जहाँ पे आपको लगे कि आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा, जो इस कॉन्सेप्ट की मैं बात करूँ, जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊँ, उसको रिवाइज कर लें, उसको दोबारा देख लें, गो थ्रू कर लें, और आप जब इस क्वेश्चनिंग से गुजरेंगे तो आपको सारे का सारा कॉन्सेप्ट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। तो चलें चलते हैं टेस्ट योरसेल्फ 10.4 ऑफ आवर बुक की तरफ, और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ आर सॉल्ट्स नेम्ड। सॉल्ट्स के नेम की तरफ आते हैं। हमने बात की थी कि हमारे पास केमिस्ट्री में हमेशा नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेमिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। आप ये कह लें कि हम केमिस्ट्री लैंग्वेज कह लेते हैं इसको, कि ये केमिस्ट्री की ज़ुबान है एक जो हमें आनी चाहिए। केमिस्ट्री लैंग्वेज जिसको आती है वो तो बड़े आराम से ना किसी को वो चीज़ें समझा भी सकता है और वो चीज़ें खुद समझ भी सकता है। बहुत से कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो हम इस बुक के थ्रू समझ रहे हैं, बहुत से ऐसे होंगे कि जो आप आगे जाके भी सीखेंगे। अभी से बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगी, बेस आपको सही होगी, बिल्कुल पता होगा क्या चीज़ है, कब कैसे है, तो आइंदा भी आप आराम से पढ़ लेंगे। सॉल्ट्स की नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और सॉल्ट्स की नेमिंग स्टार्ट करते वक्त सबसे पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स, वो ये है कि आपके सॉल्ट में दो चीज़ें होती हैं। आपका सॉल्ट हमेशा होता है आयोनिक कंपाउंड, और आयोनिक कंपाउंड में हमेशा दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव आयन जिसको हम कैटाइन भी कहते हैं, और साथ ही साथ दूसरा होता है हमारा नेगेटिव आयन जिसको हम एनाइन भी कहते हैं। अब हमारा कैटाइन जो है ये बेस की तरफ से भी आ सकता है और ये मेटल की तरफ से भी आ सकता है। हमने ये बात भी डिस्कस की हुई है, ठीक है। हमारा ये जो है बेस की तरफ से भी आ सकता है, मेटल की तरफ से भी आ सकता है। आपकी नेमिंग में आपका पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों ही रोल प्ले करते हैं। जो नेमिंग का तरीका हमने सीखा था उसमें हमने बात की थी कि कैसे एक मेटल के आप जब रिएक्शन करवाते हैं एक एसिड के साथ, तो आपका जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनता है वो है एक सॉल्ट, और उससे हमने नेमिंग का एक बहुत ही शानदार सा इजी सा तरीका सीखा था। क्या तरीका था वो? सिंपल सा सॉल्ट बनाऊंगी मैं यहाँ पे ताकि आपको समझ आ जाए। मेटल हम लेंगे जी सोडियम। सोडियम मेटल है। जितने स्टूडेंट्स को फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद हैं पीरियोडिक टेबल के, उन्हें याद होगा कि सोडियम मेटल किस तरह से है। और उसके अलावा जिस स्टूडेंट ने फर्स्ट ग्रुप का सारे एलिमेंट्स या सेकंड ग्रुप के सारे एलिमेंट्स याद किए हुए उनको भी पता है कि सोडियम मेटल है। आपके पीरियोडिक टेबल के स्टार्टिंग वाले ग्रुप्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं। सोडियम ले लूँगी और एसिड में मैं ले लूँगी HCl। तो मैंने आपसे कहा था सोडियम आपका जो भी मेटल होगा, सोडियम हो, कैल्शियम हो, पोटेशियम हो, जो भी मेटल होगा, आपका मेटल हमेशा पॉजिटिव आयन बनाता है। इसलिए आपने याद रखना है कि मेटल के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और उस पॉजिटिव चार्ज पे नंबर कौन सा होगा? जो भी ग्रुप का नंबर होगा। ग्रुप 13 को आपने ये नहीं समझ लेना कि +13 का चार्ज होगा। आपने याद रखना है कि 13 के एंड पे कौन सा नंबर है? 3 का नंबर है। 13 ऑनवर्ड्स आपका जो चार्ज है ना वो उस तरह से डिपेंड करेगा कि आपका लास्ट नंबर कौन सा। 13 का मतलब है कि 3 का चार्ज होगा। ये बात याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब क्या होगा कि आपका HCl है जिसमें हाइड्रोजन है पॉजिटिव, और साथ ही साथ आपका जो क्लोरीन है वो है नेगेटिव। हमने हमारे मेटल जो पॉजिटिव पार्ट है उससे एसिड का ये नेगेटिव पार्ट अटैच करना है और फिर इन पॉजिटिव और नेगेटिव को अटैच करके सॉल्ट बना देना है। तो नेमिंग के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है आपको पता हो कि आपका सॉल्ट बन कैसे रहा है। आप इस एसिड के H को हटाएं, हाइड्रोजन को हटाएं, सोडियम और क्लोरीन को मिला दें, मेटल का नाम एज इट इज़ आएगा, और साथ ही साथ आपके जो भी एसिड है उसका जो नेगेटिव पार्ट है उसका नाम साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो नाम जुड़ेगा वो होगा सोडियम, मतलब मेटल का नाम एज इट इज़। और क्योंकि क्लोरीन क्लोराइड आयन की फॉर्म में होता है नेगेटिव में, बात याद रखनी है
आपके सॉल्ट का पहला नाम मेटल का नाम है और जो दूसरा नाम है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा नेगेटिव आयन यूज कर रहे हैं। वही नेगेटिव आयन जो आपके एसिड में मौजूद है उसका नाम है एज इट इज आप लोगों ने लिख देना है। हमारे पास Cl क्योंकि क्लोराइड की फॉर्म में होता है तो हमारे पास NaCl में भी क्लोराइड आ जाएगा और सोडियम क्लोराइड हमारे पास यहाँ पे नाम बन गया। इस तरह से आपने सारे सॉल्ट्स की नेमिंग करनी है। हमने और भी तरीकों से की थी, हमने इसी तरीके को यूज करके और भी सॉल्ट्स के नेम्स देखे थे। जिस तरह से हमने देखा था कि कैसे आप सोडियम के अलावा पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, सिल्वर किस तरह से उनके बना सकते हैं। एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं इसी क्वेश्चन में। आपके पास मैं आपको मेटल देती हूँ सिल्वर और एसिड देती हूँ एसिटिक एसिड। सिल्वर हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। आपको याद है एसिटिक एसिड का कौन सा हाइड्रोजन रिमूव करना है? हमने करना है ये वाला, ये जो बिल्कुल एंड पे होता है, ठीक है। सिल्वर के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे जो चीज़ रह गई है हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जब हम इनको मिला देंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट सॉल्ट बनेगा उसमें ये कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन होगा। मेटल का नाम एज इट इज़ लिख देना है, मैंने आपको बताया है, और साथ सिल्वर के आप लिखेंगे वो पूरा का पूरा नेगेटिव रेडिकल जो आप सॉल्ट में एसिड से डिराइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा सिल्वर एसीटेट। क्यों? क्योंकि आपके पास ये एसिटिक एसिड से डिराइव हुआ नेगेटिव पार्ट है, तो इसलिए हम इसके एंड पे डाल देंगे एसीटेट, ठीक है। इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद। वही वाली चीज़ है, थोड़ा सा हमने देखना है कि अब क्या हो रहा है। आपके पास उन्होंने कहा है जिंक मेटल है, हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जिंक मेटल है और सबसे पहला एसिड जिसके साथ आपने रिएक्ट करना है वो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड आप सबने याद रखना है कि HNO3 होता है, ठीक है। अब हमने बनाना है इससे जिंक और नाइट्रिक एसिड को जब मिलाना है। जिंक एक मेटल है, इसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, कितना होगा वो मैं आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ। साथ ही साथ नाइट्रिक एसिड में देख लें, यहाँ हाइड्रोजन है, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ है नाइट्रेट, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। NO3 माइनस को क्या कहते हैं? नाइट्रेट। ये बात याद रखनी है सबने, ठीक है। यहाँ है माइनस का चार्ज, नाइट्रेट हो गया। जिंक को आपने इस तरह से अटैच किया कि ये वाला हाइड्रोजन हम करेंगे रिमूव और रिजल्टेंट में जिंक को अटैच कर देंगे नाइट्रेट से। अब होता क्या है कि जिंक के ऊपर, क्योंकि स्टूडेंट्स याद रखना है प्लस का चार्ज होता है, तो जो आपके पास जिंक नाइट्रेट बनेगा उसका कुछ इस तरह से आएगा कि यहाँ लगेगी ब्रैकेट और NO3 के ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 2। क्यों? क्योंकि चार्जेस होते हैं क्रॉस पे चले जाते हैं, इस वजह से जिंक के ऊपर प्लस का 2 चार्ज है, नाइट्रेट के ऊपर -1 का है, +2 आपके नाइट्रेट के साथ चला जाएगा, -1 जिंक के साथ चला जाएगा। 1 हम लिखते नहीं होते, इस वजह से 2 आप लिखेंगे और नाइट्रेट का बन जाएगा। और इस थोड़े से इसको नीट ही रहने देते हैं। तो आपने बस ये याद रखना है कि ये जो हमारे पास चार्जेस हैं ये क्रॉस पे चले जाएंगे, एक मेटल का चार्ज या एक आयन का चार्ज दूसरे आयन के साथ चला जाएगा, ठीक है। जिंक का नाइट्रिक एसिड के साथ ये एक हमने बना लिया सॉल्ट। अब दूसरे सॉल्ट की बात कर लेते हैं। दूसरा सॉल्ट उन्होंने पूछा है फॉस्फोरिक एसिड के साथ बनाना है। फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4। हाइड्रोजन जहां मर्जी प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज ही आता है, ये आपने बात याद रखनी है। हाइड्रोजन पे होगा +1 का चार्ज और आपके PO4 ये भी पूरा का पूरा रेडिकल इकट्ठा होगा, इसको अलहदा नहीं समझना। PO4 के आपके पास होगा -3 का चार्ज। तो क्या करना है हमने? वही स्टेप्स हैं, हाइड्रोजन करना है रिमूव, PO4 के साथ हमने अपना मेटल अटैच कर देना है जो कि इस केस में है जिंक। तो आप लिखेंगे यहाँ पे जिंक और साथ ही आप लिख देंगे PO4। जिंक के ऊपर आपके पास जो चार्ज है वो है +2 का और PO4 के ऊपर जो चार्ज है वो है -3 का। तो ये चार्जेस क्योंकि क्रॉस में हो जाएंगे, क्रॉस जब इस तरह से जाएगा तो चार्जेस आपका एक आयन का चार्ज दूसरे आयन के साथ लिखा जाएगा और जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा वो बनेगा जिंक फॉस्फेट। आपके पास रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा जिसका कुछ इस तरह से करके हमारे पास पूरा का पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये हमने जिंक फॉस्फेट भी बना लिया। जिंक फॉस्फेट क्या है? सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं। और इसके साथ साथ ये किससे बना? ये बना आपके पास फॉस्फोरिक एसिड से। मेटल को लगाओ, मेटल का पॉजिटिव चार्ज होता है उसको लगा दो फॉस्फेट या कोई भी एसिड का जो भी नेगेटिव चार्ज है उसके साथ और आपका सॉल्ट बन जाएगा। इसी चीज़ की प्रैक्टिस एक दफ़ा और करेंगे मिलके। और ये हमारे पास जो फाइनल में चीज़ दी हुई है एसिड है एसिटिक एसिड, जिंक का ही आपने रिएक्शन करवाना है। एसिटिक एसिड हमारे पास होता है, अब तो आप सबको याद होगा, इसी का दूसरा नाम था एथेनोइक एसिड जिसके बारे में हमने बात भी की थी।
एसिटिक एसिड का हमने क्या किया कि हमने फिर से इसका करना है हाइड्रोजन रिमूव। हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव का चार्ज होता है, बाकी के सारे के ऊपर होगा माइनस का चार्ज। हाइड्रोजन कर दें रिमूव, अपना जिंक मेटल कर दें इसके साथ अटैच, तो जो आपके पास रिजल्टेंट कंपाउंड आएगा वो कुछ इस तरह से करके आएगा। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपके पास यहाँ पे ये चार्जेस का ये जो क्रॉस हमने किए चार्ज, ये किस तरह से किए, सोचें इसके बारे में। देखिए हमारे पास जिंक पे था +2 का चार्ज और पूरे एसीटेट आइन पे था -1 का चार्ज। जैसे ही हमने इनको क्रॉस किया 1 हम लिखते नहीं होते, इसलिए जिंक के साथ हम कुछ भी नहीं लिखेंगे और आपके एसीटेट के साथ 2 लिखा आएगा। आप इसके ऊपर चाहें तो चार्जेस ना लिखें, आपका जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा सॉल्ट का कंपाउंड बनता है, न्यूट्रल होता है ओवरऑल, इसलिए चार्जेस उस पर हम बिल्कुल भी नहीं लिखते होते। इसको बस ऐसे ही आराम से आप लोगों ने लिख के अपना सॉल्ट बना देना और ये न्यूट्रल है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। हमने कर लिया अपना सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ विल यू जस्टिफाई सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। अब हमने जस्टिफाई ये करना है कि सॉल्ट्स न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं। जब हमने सॉल्ट्स की बात की तो मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट में होते हैं पॉजिटिव चार्जेस और सॉल्ट में होते हैं नेगेटिव चार्जेस। अब ये हो सकता है कि आइंस, पॉजिटिव आइंस होंगे तो ही चार्ज होगा ना, तो पॉजिटिव आइंस होंगे तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। ये हो सकता है कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव चार्जेस के इक्वल ना हो, नहीं ये नहीं हो सकता। सॉल्ट आपका न्यूट्रल होता है, इस बात को याद रखना है और इसी न्यूट्रल होने के इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने अब करना है एक्सप्लेन। होता क्या है कि आपके पास चार्जेस पूरे के पूरे सॉल्ट में हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। आपके पास ये हो सकता है कि नंबर ऑफ आइंस इक्वल ना हो, नंबर ऑफ आइंस माइट नॉट बी इक्वल इन योर सॉल्ट, लेकिन आपके पास जो रिजल्टेंट में पूरा का पूरा कंपाउंड बन जाता है ना, उसमें चार्जेस इक्वल हो जाते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं मशहूर ज़माना सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड में देखें, सोडियम के ऊपर है पॉजिटिव का चार्ज और क्लोरीन के ऊपर है माइनस का चार्ज। आप इसको वाटर में डिसॉल्व करें तो क्या होगा, सोडियम आइन निकलेगा और क्लोरीन आइन निकलेगा। हम वाटर में डिसॉल्व इसलिए करते हैं ताकि हम ये देख सकें कि जब वो आइंस में कन्वर्ट होंगे तो क्या होगा, ठीक है। सोडियम को आपने डिसॉल्व किया वाटर में, चार्ज क्या है 1 का चार्ज है। क्लोरीन को डिसॉल्व किया, चार्ज क्या है 1 का चार्ज है। तो चार्जेस तो सेम है, तो चार्ज को आप ऐड करके देख लो, +1 -1 क्या होता है 0। इसलिए आपका जो पूरा का पूरा कंपाउंड है वो न्यूट्रल होता है। पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल से आपने इसको कर देना है एक्सप्लेन, ये बात आपने याद रखनी है। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं हमारे पास यहाँ पे है सॉल्ट मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, इसलिए इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो +2 का होता है, लेकिन क्लोरीन के ऊपर -1 का ही चार्ज रहता है। अब इसको डिसोसिएट करेंगे जब आप, तो ये वाटर में डिसोसिएट होकर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बना देगा और क्लोरीन नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन अब क्योंकि क्लोरीन के 2 आइंस निकलेंगे, इस वजह से क्या होगा कि टोटल चार्ज फिर से -2 हो जाएगा। तो 2 आइंस के निकलने की वजह से, वैसे -1 चार्ज था एक आइन पे, 2 आइन निकले, 2 चार्ज की वजह से मैग्नीशियम का +2 और क्लोरीन का -2, फिर से ये हो गया 0। तो आपने देखा मैग्नीशियम क्लोराइड भी हमारे पास एंड पे हो गया न्यूट्रल। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही ईजी है। हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस आर प्रेजेंट इन, ओके। आप लोगों ने याद रखा होगा, अभी तक याद भी होगा, यू मस्ट रिमेंबर दैट वी डिस्कस्ड कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे पता लगता है। सॉल्ट में आपके पास डॉट के बाद जितना वाटर के साथ नंबर लिखा होता है ना, वो है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन दैट सॉल्ट। जिस तरह से देखें आपके पास जो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉपर सल्फेट .5H2O, कॉपर सल्फेट में आपके पास वाटर देख लें ये है और उसके साथ नंबर देख के बता दें मुझे कौन सा है, 5 है नंबर हमारे पास। क्योंकि नंबर 5 है तो इसका मतलब है कि कॉपर सल्फेट के अंदर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसके टोटल मॉलिक्यूल्स हैं 5। बस इतना ही आसान है। आपने सिर्फ ये देखना है कि पूरे के पूरे सॉल्ट के फॉर्मूला के बाद जो डॉट लगा हुआ है ना, उसके बाद नंबर कौन सा लिखा है या वाटर से पहले नंबर कौन सा लिखा हुआ है। जो भी नंबर लिखा हुआ है वो बता रहा होता है कि आपके पास कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट की बात हो गई। अब हमारे पास जो दूसरी चीज़ उन्होंने पूछी है वो है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट में भी अब आप देख सकते हैं ये अब यहाँ पे 2 है, तो आपके पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए वाटर के, 2 मॉलिक्यूल्स। ये बात आपने याद रखनी है, डॉट के बाद जितना भी नंबर लिखा हो वही नंबर है आपके वाटर मॉलिक्यूल्स का।
लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही ईजी है। वैसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखना है, पूछा जा सकता है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, इसलिए इस पर घबराना नहीं है। डॉट के बाद वाला नंबर देखना है या वाटर के साथ जो नंबर लिखा है बस वो देखना है आपने और बता देना है कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन एन एसिड एंड अ मेटल। एसिड और मेटल के दरमियान रिएक्शन है और हमने इसकी इतनी प्रैक्टिस की है कि अब तो हमें ये बिल्कुल फिंगर टिप्स पे और याद है ना आपको। क्या रिएक्शन था एसिड और मेटल का? एसिड और मेटल रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट बनेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस हो जाएगी लिबरेट या वेपोरेट। याद आया? यही हमारा वो रिएक्शन है जिसमें हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे। जनरल केमिकल रिएक्शन याद रखना है, वो आपका जनरल कॉन्सेप्ट होता है। जब भी आपको जनरल कॉन्सेप्ट याद होगा फिर जो मर्जी एसिड दिया हो, जो मर्जी मेटल दी हो, आप बड़े आराम से उसके प्रोडक्ट्स बना लेंगे। साथ ही साथ एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एक प्रोडक्ट आपकी हाइड्रोजन गैस है, उसको भी नहीं भूलना, उसको भी याद रखना है। उसको याद रखेंगे तो भी आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगी कि आपका दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है। एसिड यहाँ पे हम ले लेते हैं HCl, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार कहा है इसको याद रखें। H2SO4 को भी याद रखें, इन दो एसिड्स को आपने भूलना नहीं है। HCl ले लेंगे और हम क्या करेंगे कि हमने पढ़ा था ये कौन सा रिएक्शन था, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट। एसिड का हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेंगे और वहां पे अटैच कर देंगे हम अपना मेटल। मेटल कौन सा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में? सोडियम मेटल है और हाइड्रोजन हमारे पास वो चीज़ है जिसको हमने डिस्प्लेस करवा देना है। डिस्प्लेस करवाने की वजह से क्या होगा, सोडियम चला जाएगा उस जगह पे जहाँ पे ये हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो यहाँ पे ले जाने की वजह से आपके पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड बन जाएगा वो होगा सोडियम क्लोराइड, और जो आपने ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस कराई है या निकलवाई है ये आपकी हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में लिबरेट हो जाएगी। तो ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है स्टूडेंट्स कि आपके एसिड के साथ जब भी मेटल रिएक्ट करेगा सॉल्ट के साथ साथ आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। क्वेश्चन देखें क्या है, विच गैस वुड इवॉल्व इन द रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। तो कौन सी गैस इवॉल्व कर रही है? हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन का नाम है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड MCQ में पूछा जा सकता है, याद रखना है। एसिडिक प्रॉपर्टीज में भी ये रिएक्शन पड़ा है, सॉल्ट की प्रिपरेशन में भी ये रिएक्शन पड़ा है। याद रखना है जब भी एसिड एक मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ जो भी बनता है हमारे पास वो गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। जिस मर्जी मेटल का रिएक्शन करवा दें जिस मर्जी एसिड के साथ, आपके पास हाइड्रोजन गैस लाजमी निकलेगी। हाइड्रोजन गैस के इवॉल्व होने के बाद सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा, वो सॉल्ट आपका प्रोडक्ट है जो हमें उसमें चाहिए था। ये सारे ही क्वेश्चंस अब आप मुझे बताएं कि मेरे साथ करते हुए आपको समझ आए थे कि नहीं आए थे, और आपको कुछ याद आया था कि नहीं, कि किए हुए हैं, पहले सारी चीज़ें की हुई हैं, सारी वही चीज़ें हैं। इसी तरह पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, आती होती हैं हमें चीज़ें लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं और पेपर में गलत कर देते हैं। कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स हमेशा तब होती है जब आप प्रैक्टिस नहीं करते। सो प्लीज़ प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, ताकि आपको याद रहें। लिखी हुई चीज़ कहते हैं कभी भी भूलती नहीं है। तो इन क्वेश्चंस को दोबारा से रिवाइज करें, इनको दोबारा रिपीट करें। अभी तो क्वेश्चनिंग का सेशन और भी है, वो भी करेंगे कंटिन्यू सॉल्ट्स की बात खत्म करने के बाद ही ऑफ कोर्स, लेकिन इसको इन क्वेश्चंस को रिवाइज करें, इन टॉपिक्स को समझें और देखें कि आपके पास रिजल्टेंट क्या चीज़ें बनती हैं और क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ आता है या नहीं। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन से समझ आई कि कौन से कॉन्सेप्ट्स कैसे तैयार किए थे, कौन से क्वेश्चन का कैसे आंसर देना है। वही चीज़ें हैं, वही सारी चीज़ें होती हैं जो ऑलरेडी पढ़ी होती हैं। सिर्फ ये होता है कि कभी हमने प्रैक्टिस नहीं पूरी तरह की होती जिसकी वजह से क्वेश्चन समझ नहीं आता, या क्या होता है हमने क्वेश्चनिंग कभी की ही नहीं होती। यही मकसद है क्वेश्चनिंग साथ साथ करने का कि आपको कॉन्सेप्ट सारे के सारे समझ आ जाएं। जो चीज़ मिस हो रही है उसको दोबारा देखें, उसको दोबारा सॉल्व करें, समझ आ जाएगी, बहुत आराम से समझ आ जाएगी। केमिस्ट्री से डरना नहीं है, दोस्ती करके चलनी है, इसलिए इन कॉन्सेप्ट्स को आप देखें। हमारा अभी ये लेक्चर यहीं तक था, हमने मज़ीद भी सॉल्ट्स पे बात करनी है, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों को रिवाइज़ करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।